पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाके इस वक्त तारीख के बदतरीन सैलाब की ज़द में हैं। बहुत से लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। लाखों की तादाद में जानवर बह गए हैं। हमारी डी फार्मेसी की एक टीम है, इसी तरह से न्यूट्रिशन की डिपार्टमेंट है हमारे पास। एनिमल वेलफेयर जो एक बहुत बड़ा हम समझते हैं सेगमेंट है और जिसको आमतौर पर एड्रेस नहीं किया जा रहा फील्ड के अंदर। कि पहले हम फील्ड में जाके देखें कि नुकसान क्या हुआ है, ताकि हम उसको बेहतर तौर पे उसके अंदर अपने जो अमली तौर पे काम है वो कर सकें। एज अ कम्युनिटी जाके गवर्नमेंट इज़ डूइंग ग्रेट, वो अपना काम कर रही है जितने लेवल तक वो कर सकते हैं। हमें एज अ कम्युनिटी एज अ होल मिलकर चलने की ज़रूरत है। इससे हमें बैसियत कौम, हमें इससे लेसन लर्न करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाके इस वक्त तारीख के बदतरीन सैलाब की ज़द में हैं, जिसके नतीजे में बहुत से लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। लाखों लोगों की तादाद ऐसी है जिन्हें नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा है, और वो लोग जो बराह रास्त इस सारे सैलाब और इस सूरत हाल से मुतासर हुए हैं उनकी तादाद मिलियंस में है। लाखों की तादाद में जानवर बह गए हैं। सिर्फ पंजाब में 1400 से 1500 देहात ऐसे हैं जो कि 5 से 10 फुट पानी के अंदर डूबे हुए हैं। अगर नुकसानात का तखमीना लगाया जाए तो भी बहुत ज़्यादा है, और ये सारी सूरत हाल किसी भी तरह हौसला अफजा नहीं है। और अभी जिस तरह पानी सुबह सिंध की तरफ बढ़ रहा है, ये नुकसानात बढ़ते जा रहे हैं। हम इस वक्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सीनियर ट्यूटर ऑफिस में मौजूद हैं, और हमने आज इस बात का एहतमाम किया है कि हम माहिरीन को बुलाएं और इस सारी सूरत हाल के मज़ीद नुकसानात से बचने के लिए कुछ जो इक़दामात किए जा सकते हैं और सैलाब से मुतासरीन की लिए जो भी आसानी हम कर सकते हैं हम उसका इंतज़ाम करें। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, मैं चाहूँगा कि मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शौकत अली, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अदनान ख़ान न्याज़ी, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर उमैर गुल। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इंतहाई कीमती वक़्त से हमारे लिए वक़्त निकाला और हमारी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाया। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा कि आप लोगों ने एक टीम बनाई है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ने, जिसकी फील्ड ऑपरेशंस को आप लोग देख रहे हैं। आप मुझे इस टीम के जो टास्क हैं उनके बारे में बताएं। जी थैंक यू। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, आप देखिए कि ये फ़्लड जो है ये इससे पहले भी 2022 में भी फ्लड आया पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर उस वक्त जो साउथ पंजाब है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने उस वक्त भी इसी तरह से बहुत बड़ा हमने एक रिलीफ़ ऑपरेशन किया। हमने तकरीबन 40 मिलियन का रिलीफ़ ऑपरेशन किया हमने 2022 में। ठीक। तो इस साल ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी आफत है, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे हम सब के लिए। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा ये एक डिज़ास्टर है जो कि आपको मालूम है कि ये नारोवाल से शुरू होता है और फिर हाफसाबाद और फिर ये सारा चन्योट से लेकर अब ये साउथ पंजाब में है और आगे सिंध में जाएगा, जैसा कि आपने फरमाया। और इस दरियाओं के दाएं बाएं तकरीबन 6-7 किलोमीटर तक जो आबादियाँ थीं वो पानी में बह गई हैं, डूब गई हैं। उनके जानवर, जानी माली हर तरह का नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ इतना बड़ा काम है कि कोई भी एक इदारा, या हम समझते हैं कि इवन गवर्नमेंट के पास रूटीन की मशीनरी होती है इस तरह की आफत को निपटने के लिए। फिर पूरी सोसाइटी को, तमाम इदारों को आगे आना पड़ता है और वो अपना अपना हिस्सा डालते हैं। तो लिहाजा ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है, हमने भी अपनी एक टीम तश्कील दी है। हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव हमने टीम जो है वो हमारी 18 मेंबर्स की टीम है, और उसमें हमने सारे एस्पेक्ट को देखा है। मतलब उसमें हमारी एक टीम वो है जो कि क्विक रिलीफ को देखेगी, जिसमें राशन है, जिसमें खैमे हैं, जिसमें दवाइयाँ हैं। जिस तरह से हमारे पास डी फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, तो हमारी डी फार्मेसी की एक टीम है जो ह्यूमन मेडिसिन को देखेगी। इसी तरह से न्यूट्रिशन की डिपार्टमेंट है हमारे पास, उसकी टीम जो है वो बच्चों की न्यूट्रिशन और जो मदर केयर है उसको देखेगी। इसी तरह से हमारे पास एक फैकल्टी है वेटरनरी की, तो एनिमल वेलफेयर जो एक बहुत बड़ा हम समझते हैं सेगमेंट है, और जिसको आम तौर पर
एड्रेस नहीं किया जा रहा फील्ड के अंदर। मतलब जैसे ही फ्लड आता है तो एक आम आदमी के जहन में राशन आता है, राशन, और वो या उसमें आप शेल्टर आता है लोगों के लिए, जानवरों के लिए नहीं। ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग हमारी प्रेफरेंस होते हैं, तो उस तरफ सारी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है। तो लिहाजा उसमें हमारी एक टीम है जो कि एनिमल हेल्थ केयर को देख रही है, जिसमें इस वक्त भी हमारी टीमें फील्ड के अंदर मौजूद हैं। पिछले हफ्ते से हमारी टीमें फील्ड के अंदर मौजूद हैं, और हमारा नेक्स्ट वीक्स तक प्लान है कि जब तक नियर बाई एरियाज़ जो हैं वहाँ पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, इवन डिजीज़ का बड़ा इशू है जिसमें ट्रीटमेंट चाहिए एनिमल्स को, तो उसमें हमारी वो टीम जो है वो देख रही है। इसके अलावा ख़ास तौर पर हम समझते हैं कि जो फंड रेजिंग है उसको फ्रंट से लीड कर रही हैं हमारी सोसाइटीज़। ये ऑफिस जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे पास 22 स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं, और स्टूडेंट सोसाइटीज़ जो हैं इस वक्त वो फंड रेजिंग कर रही हैं यूनिवर्सिटी के मेन गेट के ऊपर, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉरिडोर में, हॉस्टल्स के अंदर। तो उसमें हमारी 2-2 शिफ्टें हैं, और ये हम कोशिश करेंगे कि 1 मंथ तक हमारी ये कैंपेन चले। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि हमारी मुख्तलिफ, फिर हमारे पास एक डायरेक्टर आउटरीच है जिनकी एक टीम है जो कि बाकायदा आउटरीच करती है। मतलब कुछ लोग वो हैं जो यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं, और एक टीम वो है फिर जो इसको एग्जीक्यूट करती है फील्ड के अंदर। तो इसी तरह से ये एक कम्प्रीहेंसिव जामे टीम है जो इसके ऊपर काम कर रही है, और हम समझते हैं कि अभी काम शुरू हुआ है जी। अभी तो बहुत काम करना बाकी है। अभी क्विक रिलीफ है। इसमें हमने 2 तरह के हमारे फ़ेज़ हैं। दूसरा फ़ेज़ जो है उसमें हमारी ये इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ज़राअत की तबाही हुई है, तो काश्तकार को आप जितनी मर्ज़ी जाके उसको राशन दे दें, उसका मसला हल तब होना है जब उसने अपनी ज़मीन के ऊपर वापस आना है, और वहाँ वापस आके फिर उसने वहाँ अपनी काश्तकारी को शुरू करना है। तो फ्लड के बाद ज़मीन को काश्त करना, फिर उसको, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए हमने रिहेबिलिटेशन का प्लान दिया है, क्रॉप रिहेबिलिटेशन का प्लान दिया है, जिसमें हम काश्तकारों को इंशाल्लाह सीड देंगे। उसमें गंदम का सीज़न आ रहा है, गंदम के बीज हम देंगे, हम उनको चारा उगाने के लिए बीज देंगे, और ख़ास तौर पर उनको हम एडवाइजरी सर्विस देंगे कि किस तरह से वो फ्लड के बाद अपनी जो ज़मीन है उसको आबाद कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा है जी। यानी कि आपने जो सारी इस आफत को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टास्क टीम तैयार की जो अपने अपने एरिया को संभाल रही है। डिफरेंट टास्क हैं और ये टीम वर्क है जी बिल्कुल, और ये होता भी ऐसे ही। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर अदनान साहब की तरफ चलूँगा। डॉक्टर साहब, आपने फील्ड में दौरा किया है, वो सारे इलाके जो दरिया चिनाब के इलाके कहे जाते हैं, चिनौट से शुरू होकर जंग साइड सारी है, आप क्या समझते हैं एग्रीकल्चर की सूरत हाल वहाँ पे क्या है, कितना नुकसान हो गया और क्या कुछ है वो? जी, हमने बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया इधर चैनल पे आके बोलने का। तो जब हमने ये कैंपेन शुरू की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, तो पहला काम यही था कि पहले हम फील्ड में जाके देखें कि नुकसान क्या हुआ है, ताकि हम उसको बेहतर तौर पे उसके अंदर अपने जो अमली तौर पे काम है वो कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग विज़िट करने गए, उसमें हम लोग चिन्योट से लेकर ये सारा एरिया जो आगे तक जंग तक जाता है, ये सारा एरिया हमने विज़िट किया, इवन चिन्योट से ऊपर भी, ताकि हम देखें कि क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे तकरीबन 6 से लेकर 15 किलोमीटर तक का इलाका ऐसा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली मीडिया वो तबाही नहीं दिखा रहा जितनी की तबाही हुई है, हो चुकी है। ठीक है। अब उसके जो जितना करीब एरिया है, 4-5 किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें जितनी भी फसलें हैं वो तकरीबन सारी तबाह हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली लोगों के घर गिर गए, और फिर जानवर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। कुछ लोग निकल सके, कुछ नहीं निकल सके। और जो उससे थोड़ा हटके भी 10-15 किलोमीटर का इलाका भी है, उसमें भी हमने देखा कि पानी खड़ा है, जैसे आपने शुरू में बताया 5-10 फुट, कुछ जगहों पे 15-15 फुट तक हमने पानी देखा है। गन्ने की फसल मुकम्मल तौर पे डूबी हुई हमने देखी है। और अगर वो पानी उतरा भी है तो उस फसल के ऊपर ऐसी वो जो मिट्टी और कीचड़ है कि वो ना चारे के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, ना उसकी कोई और जो है वो पैदावार होगी। इसी तरह से बहुत दूर भी, जो 15-20 किलोमीटर दूर मूंगी की फसल थी, उसके ऊपर भी इसी तरह से मसला जो है ना वो था, चारे और वो। तो ये जो नुकसानात हैं वो मीडिया में उस तरह से नहीं हो रहे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम बेशक काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों से हम ये अपील करेंगे कि आप सब लोग मिल के निकलें। जो सैलाब से मुतासरा हमारे बहन भाई हैं, ये हम हैं,
मैं अगर अल्लाह के फ़ज़ल से इससे मुतासर नहीं हुआ तो ये अल्लाह की मेहरबानी है और ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ भी है। ठीक है, ये हर इंडिविजुअल को ये सोचना चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है कि जो हमारे भाई या बहनें, बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे भाई हैं, वो मुतासर हुए हैं, उनको हमने रेस्क्यू करना है। तो वहाँ पे बहुत बुरी हालात हैं एग्रीकल्चर के भी, लोगों के, जानवरों के, तो हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसी वजह से जो हमारी टीम बनी है, डॉक्टर साहब इसको लीड कर रहे हैं यहाँ पे वाइस चांसलर साहब की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम, जैसे इन्होंने बताया, बहुत सारी टीम्स हैं, हम फील्ड में इस वक्त काम कर रहे हैं और ये चीज़ लंबी चल रही है। तो लंबा टास्क है, सारी बात है, आफत एक दिन में तो कंट्रोल नहीं होगी। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर उमैर साहब की तरफ जाना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर अदनान साहब ने फरमाया है कि जो फसलें खड़ी हैं, जो पानी में डूब गई हैं या पानी वहाँ पे थोड़ा बहुत कम भी हुआ है, तो वो कीचड़, रेत और अभी जो पानी खड़ा होने का एक प्रॉब्लम है वो वहाँ मौजूद है। ये क्या नुकसानात हैं जो कीचड़ से और रेत से हो रहे हैं, जो जिसने सारा कुछ मफलूज करके रख दिया वहाँ पे? जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया हमें यहाँ पर बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस डैमेज को हम देख रहे हैं कि ये एक सर्टेन लेवल पे है, लेकिन इन नंबर्स अगर हम बात करें तो इट्स मोर देन 1.3 मिलियन एकर्स जो है ये डैमेज हो चुका है हमारा, जो कि हमारी मुख्तलिफ़ फसलात जो हैं इस पर लगी हुई थी, जिसमें हमारी मेजर जो फसलें हैं, जिसमें चावल है, मकई है, गन्ना है, आपके जो है चारा जात हैं और कपास है, ये सब जो है उस एरिया पे अफेक्ट हो चुकी है। और नॉर्थ ऑफ पंजाब से लेकर साउथ ऑफ पंजाब और इवन पूरे पाकिस्तान में जब ये सिंध की तरफ भी मूव कर रहा है, और आई हैड अ चांस कि 2022 में भी मुझे सिंध में जाने का मौका हुआ, तो वहाँ पर भी इतना एक हमारा सवेयर डैमेज था कि जो हम अभी तक रिटेन कर रहे हैं और अभी तक उन एरियाज़ को रिहेबिलिट किया जा रहा है। तो इन पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ पर आपने बात की कि अगर रेत मौजूद है या जो पानी रिसीड कर चला गया, पानी नीचे जा चुका है, तो उसमें बर वक्त तो अभी हमारा सोइंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा रबी का, जिसके अंदर हमारे पास कह लें कि चारा जात की काश्त भी पॉसिबल है, और इसमें हमारे जो ऑयल सीड हैं या तेलदार अजनास हैं, राया की, उसकी काश्त की जा सकती है। और इसी तरह से फिर गंदम की जब बारी आनी है तो उस टाइम मेक श्योर हमें ये करना है कि हमारी ज़मीन की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके। और उसमें जो है सबसे पहले मेक श्योर करना है कि जो हमारी जो मिट्टी का जो इतना तोदे बहुत जगह पर आ चुके हैं, उनको किस तरह से हल के साथ और गहरे हल चलाए जाएँ ताकि वो उसको प्रॉपरली तैयार किया जा सके। कुछ फसलें तो ऐसी होंगी कि जिस पे हमें अगर राया की हम बात करें तो हो सकता है कि आपके रेत में भी आप उसको प्रॉपरली सोइंग कर सकें, लेकिन कुछ ऐसी फसलें जिनके लिए आपकी ज़मीन की तैयारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चारा जात भी हमारे कुछ ऐसे हैं कि जिनको हम काश्त कर सकेंगे। तो जिस तरह सर ने पहले बात की कि हम इसमें कोई बीज की हमारी जो है फराहमी होगी हमारे किसान भाइयों के लिए, और उसमें ये हमारा जिसमें बात की गई कि ये कम्युनिटी इशू है, ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। हमें एक ये तफर्रुकात में नहीं, हमें ये एक एज अ कम्युनिटी मिल के हमें इन सब की मदद करनी है। और स्पेशली हमारी जो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से जो किसान भाई हैं, किसान हमारे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, उनको बिल्कुल उनके जो जमा पूंजी थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं, और अभी भी अगर आप जाकर देखें तो वो लोग अभी इस आस में बैठे हैं कि उनका घर सामने डूब रहा है, एंड दे हैव टू गो और रिहेबिलिटेट आफ्टर। हमें एज एग्रीकल्चरिस्ट उनकी जाके हेल्प आउट करनी है, और इंशाल्लाह हमारा ये प्लान है, हम उसमें जाके फील्ड में उनके साथ होंगे, उनकी जब बिजाई का वक्त होगा उनके साथ होंगे, और इंशाल्लाह उनको जो बीज की फराहमी की जाएगी और आगे जो उनको असरात हैं फ्लड से बचने के लिए उनके बारे में आगाह भी फर्दर किया जाएगा। तो 2022 में भी जब हमारी टीम जिस तरह से मूव हुई थी तो सिंध तक हमने प्रॉपर डिफरेंट एरिया, तो ये अगेन एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, हम सबको मिलकर अपनी स्पेशली एग्रीकल्चरल कंट्री होने के नाते ये हम सब का फ़र्ज़ है। और ये सिर्फ अगर मुझे अफेक्ट इसने नहीं किया तो दैट डजंट मीन कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वो बहुत सारे लोग हमारे लिए मुंतज़िर बैठे हैं, और ऐसी ऐसी कम्युनिटी, मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है और मैं ख़ुद उस एरिया में देख कर आया हूँ, और आई हैव फेल्ट दैट हार्डली 2 या 3 किलोमीटर लोग बैठे हैं कि जो बचत हो गई है, बट अदरवाइज़ इट्स ऑल बीन बहुत नुकसान, और बहुत ज़्यादा नुकसान है, और लोग अभी भी बाहर मेन रोड्स पे बैठे हुए हैं। तो हमें एज अ कम्युनिटी जाके, गवर्नमेंट इज़ डूइंग ग्रेट, वो अपना काम कर रही है जितने लेवल तक वो कर सकते हैं, हमें एज अ कम्युनिटी एज अ होल मिलकर चलने की ज़रूरत है इसमें। जी बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर शौकत साहब की तरफ दोबारा जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आप, ये तो हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, आपने अपनी टीम के अदर टास्क बताए हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा से अदर दैन एग्रीकल्चर जिन चीज़ों को आप कवर कर रहे हैं जो कि प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं जो आपकी टीम के टास्क हैं।
देखिए इसमें बेसिकली जो क्विक रिलीफ है वो तो यही है कि जो राशन है वो पहुंचाया जाए। ठीक। और उसमें यूनिवर्सिटी अपने भी रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम आउटरीच भी कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें सपोर्ट कर रही हैं, हमें सपोर्ट करना चाहती हैं, रादर हमें नहीं सपोर्ट करना चाहती, वो फ्लड इफेक्टिव्स को सपोर्ट करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वो हमें अप्रोच कर रही हैं। तो इस तरह से जो राशन जो है ये हमारा एक टारगेट है कि राशन जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक। और दूसरा, आज ही हमारी वाइस चांसलर साहब के साथ डिस्कशन हुई है इस पे कि हम उसमें कोई सोलर स्टोव जो है उसका हम कुछ करें, क्योंकि अब वहाँ पे ना तो ईंधन है, ठीक, और ना ही वो लोग जो हैं वो इस तरह से उनके इतने वसाइल हैं कि वो अपने उससे ऑयल वगैरह या गैस वगैरह उससे वो अपने कुकिंग वगैरह का सिलसिला जो है वो चला सकें। तो ये भी हम सोच रहे हैं कि इस तरह के स्टोव जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी भी बना सकती है और हम बड़े पैमाने पे ज़रा मार्केट से भी बनवा सकते हैं। तो हम ये भी सोच रहे हैं कि ये चीज़ें भी उनको हम प्रोवाइड करें। तीसरा, उसमें शेल्टर है। तो शेल्टर जो है अभी तक जो हमारे पास कमिटमेंट है वो 40 हाउसेस की कमिटमेंट है, और उसमें डॉक्टर साहब का बड़ा की रोल है कि उसमें हम चाहते हैं कि हम एक यूनियन काउंसिल या कुछ विलेजेस अडॉप्ट कर लें, और वहाँ पे ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं, जो माजूर हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, ज़ईफ़ हैं, उन लोगों को हम टारगेट करें और वहाँ पे उनको ये भी फैसिलिटी दें। लेकिन ज़ाहिर है हम समझते हैं कि ये जो दूसरे काम है ये तो और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। मतलब हमारी जो स्पेशलाइजेशन है एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर का काम जो है वो ज़ाहिर हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, ऑब्वियसली नहीं कर सकती। और ये हम समझते हैं कि ये लोगों की बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चर जो है वो उनकी लाइवलीहुड है। मतलब अगर लाइवलीहुड को हम बहाल करेंगे तो इसी को ही हम बहाली कहते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि तबाही है। इस दफ़ा जिस तरह ये सतलुज में भी और रावी में भी मतलब लोगों ने सोचा ही नहीं था इधर भी पानी आएगा। ये दो दरिया बहुत ज़्यादा यानी आउट ऑफ क्वेश्चन थे, कैटास्ट्रॉफिक। जी। तो इसमें जितनी तबाही हुई है, और इसके लिए तो मैं समझता हूँ, बल्कि आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को टच करें। तो मुझे आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा, उसने कहा जी आपको कितने पैसे चाहिए? तो मैंने कहा जी ये तो इतनी बड़ी तबाही है, गवर्नमेंट बता रही है कि 500 अरब का ये नुकसान हुआ है, तो आप जितने भी पैसे दे दें, हम कोशिश करेंगे कि फ्लड इफेक्टिव्स तक पहुँचें, और जो भी पॉसिबल रिलीफ हम उनको दे सकते हैं हम उनको दें। तो मेरा ख्याल है कि ये मिलजुल के करने का कवर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर नाज साहब, एक एरिया जो कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया और डॉक्टर उमैर साहब ने फरमाया कि निगलेक्टेड है, जानवरों की बात नहीं हो रही, हालांकि पाकिस्तान की हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर पे जो वो डिपेंड करते हैं उसमें लाइफ स्टॉक भी शामिल है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं और वो बहुत बुरी तरह अफेक्टेड है। आप उनकी बीमारियां जो कि सैलाब अपने साथ लेके आया है, और जो जानवर बच गए हैं उनको बचाने के लिए वैक्सीनेशन वगैरह का जो इंतज़ाम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, इसके लिए हमारी जैसे शौक साहब ने बताया था, डेडिकेटेड टीम है। एनिमल हस्बेंड्री वाले उसमें शामिल हैं, हमारे लाइफ स्टॉक वाले उसमें शामिल हैं, DVM वाले हमारे शामिल हैं, और बाकायदा हमारे पास जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में एक हॉस्पिटल है उसमें जो हमारे डॉक्टर साहबान काम कर रहे हैं, जो स्पेशलाइज्ड हैं, सही है, जो जानवरों से बता रहे हैं, वो इस टाइम भी फील्ड में। कल भी उन्होंने मतलब पूरी एक हमारे पास डाटा आया हुआ था, 200 से ज़्यादा शीप्स का था, फिर गोट का था, कौ का था, पूरी एक जो हमारे पास, यानी हज़ारों के हिसाब से जानवरों को हर रोज़ वैक्सीनेशन की जा रही है। उसमें हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ जो उनके अपने स्टूडेंट्स हैं, यानी पूरी वो टीम लेके गए हैं, ताकि ऐसे इलाके जहाँ तक अभी प्रॉपर पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। सैलाब का पानी अभी भी खड़ा है, हम लोग खुद उधर विज़िट करके आए, बहुत सारे एरियाज़ से जहाँ तक हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी नहीं पहुँच रहे, लेकिन हमारे जो ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सराहना चाहूँगा कि वो पहुँच रहे हैं और वैक्सीनेशन कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा जो हमारी टीम का टास्क है, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, वो है चारा, और चारा में खुश्क चारा, क्योंकि जो ग्रीन है चारा जो आमतौर पर यूज़ होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, 80% पानी होता है उसमें, तो खुश्क चारा जो है वो पहुँचाया जा रहा है, और उसके लिए अभी जितने हमारे वसाइल हैं उसकी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहरहाल वसाइल की फंडिंग की ज़रूरत है। पहुंचा हम सकते हैं, लेकिन लाजमी बात है उसके लिए, यानी हमारे पास मैन पावर ज़रूर है, लेकिन फंडिंग हमारे पास होगी तो वो जो आगे तक वैक्सीनेशन की भी और चारे की भी, और ये चीज़ें हमारी फील्ड में हैं, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हम मुकम्मल इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये चीज़ चल रही है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह क्या है कि देखें, आपने राशन पहुँचा दिया, आज हम उनको बचा लेंगे,
लेकिन अगर आपने उनको कल बचाना है, किसानों को, जो वहाँ के लोग गरीब हुए हैं, उनके एग्रीकल्चर को बचाना होगा, उनके लाइफ स्टॉक को बचाना होगा। अगर आप उनको खुदा न खास्ता इन दो चीज़ों को नहीं बचाते तो उनका कल महफूज नहीं है। यही उनका सरमाया है, यही उनकी लाइवलीहुड है, यही उनका आगे का, जो आप सलाह वाले अभी मदद कर रहे हैं, आप 1 महीना 2 महीने तक मदद करेंगे, उसके बाद आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर उनकी फसलें बहाल नहीं होती, कि ज़मीन बहाल नहीं होती, उनकी जानवरों का जो एक अभी तक उनके पास स्टॉक जो बचा हुआ है उसको हम आगे फर्दर नहीं बचाते, वैक्सीनेशन वगैरह नहीं करते, तो फिर हमारे ये जो खुदा न खास्ता जो हमारे ऊपर आई, ये बहुत बढ़ जाएगी। तो हमारी यही कोशिश है कि जो हमारे ऊपर ये मुश्किल की घड़ी आई है, इसके नुकसानात को आगे बचने से, यानी कम से कम सतह पे रखने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो टीम है उसका मेन फोकस ये है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं डॉक्टर मेहर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि जिस तरह डॉक्टर अदनान साहब ने फरमाया कि चारा खुश्क फराहम किया जा रहा है क्योंकि ग्रीन जो फॉडर है उसकी तरसील मुश्किल है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि खुश्क चारा जो है वो एक तो कोई कम चीज़ नहीं है, यानी कि अगर वो जा रहा है तो वो कम बराबर तो हो सकता है, लेकिन यह बेहतर हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो ये बताएं, और दूसरा ये बताएं कि हम कितनी देर तक इस खुश्क चारे की सप्लाई को सस्टेन रख सकते हैं और कब तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रीन चारा हमारा दोबारा हासिल होना शुरू हो जाएगा। जी, इसमें जो है सबसे पहले बात है एनिमल की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पे हम बात करते हैं। तो जब हम उसे सब्ज़ चारा खिला रहे हैं, बेसिकली हम उसको 80% पानी दे रहे हैं, ठीक है, और वेरी करेगा डिफरेंट चारा जात पे कि उनमें पानी की मिकदार कितनी मौजूद है। ठीक, जो हमारा खुश्क चारा है, बेसिकली हम उसमें ड्राई मैटर बेस पे हम फीड कर रहे हैं, और वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हम ड्राई मैटर बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। और एनिमल ने जब वो फीड लेनी है तो उसको अल्टीमेटली वो 100% अगर हम उसको फीड दे रहे हैं ड्राई मैटर बेस पे, तो वो उसको रिटेन कर रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स मुकम्मल उसको एनर्जी में जा रहे हैं, ना कि वो एज अ वाटर उसको जो है उसकी कह लें यूरिनेशन के साथ बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं होएगा। तो वो बेसिकली उसके अंदर रिटेन करेगा और मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करेगा एनिमल की डेली रिक्वायरमेंट के लिए। तो दूसरा इसमें यह है कि कितनी देर तक हम ये कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हम यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी हम एज अ साइलेज प्रोवाइड भी कर रहे हैं, यहाँ पे बना भी रहे हैं, और इसको प्रॉपर तरीके से कहने के 40 दिन में आपका जो चारा है मुकम्मल तैयार हो जाता है। और जो एनिमल जो बल्क में हमारे पास मौजूद है, वी आर प्रोवाइडिंग इट टू द फार्मर्स कि वो उसमें से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकेंगे। तो इसी के साथ एक और खुश्क चारा जात में हम हे मेकिंग हम बात करते हैं, जिसमें लूसन की है हम बनाते हैं और उसको हम सेल कर सकते हैं फार्मर्स तक, उनको पहुंचा सकते हैं, सो दैट उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो उससे पूरी हो सके। तो ये 20 से 25 दिन के अंदर का प्रोसेस है जो आप उसमें के राइट अवे उनको पहुंचा भी सकते हैं। और जो सब्ज़ चारा है वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसकी काश्त में भी, और जब उसको हार्वेस्ट करना है और फार्मर तक पहुँचाना है, वो बल्कि होने की वजह से आपको टाइम और ट्रांसपोर्ट दोनों का इशू रहेगा। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बेसिकली खुश्क चारा से आपकी ज़्यादा प्रोवाइड होगी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शौकत साहब। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतनी माशाल्लाह बड़ी टीम को ऐसे इलाकों में मोबिलाइज़ कर रहे हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन भी डिफ़िकल्ट है, इवन आप लोगों की वहाँ पहुँचना डिफ़िकल्ट है। आपको टेक्निकल कोई इश्यूज़ इसमें फेस करने पड़ रहे हैं इस प्रोसेस में? नहीं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारा असल में जो लास्ट फ्लड जो आया था 22 में, उसमें हमारा एक्सपीरियंस ये था कि हम जो लोकल वहाँ की जो कम्युनिटी है उसमें हमारी यूनिवर्सिटी जो है ये असल में डिस्ट्रिक्ट बेस के ऊपर एडमिशन करती है। ठीक। तो लिहाजा कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है पंजाब का जिसके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते। ठीक। तो इस तरह से हम आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो फैसलाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंस है। ठीक। तो बेसिकली उन बच्चों के थ्रू हम वहाँ अपनी लोकल कम्युनिटी टीमें बनाते हैं, और उसका तरीका ये हम इख्तियार करते हैं कि वहाँ पे हमारी जो लोकल टीम है वहाँ का सर्वे करेगी। ठीक। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किस तरह से उन्होंने ट्रैवल करना है, कम्यूट कैसे करना है, बीडी के ऊपर जाना है, किसी गाड़ी के ऊपर जाना है या मोटरसाइकिल के ऊपर जाना है। तो उसका बाकायदा सर्वे ज़ाहिर करना पड़ता है पहले। अगर आपने सिस्टमेटिकली चीज़ें जाके वहाँ डिलीवर करनी है, उसका सर्वे किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा लोगों की नीड्स, और ये तक आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन आदमी कहाँ बैठा है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर उनकी डिमांड पे हम ये सारी चीज़ें यहाँ से रवाना करते हैं और फिर वहाँ जाती हैं और जाके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। बल्कि उसमें
हम ये जो काम कर रहे हैं इस वक्त हम वैक्सीनेशन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट चनियोट को हम फोकस कर रहे हैं, चूँकि फैसलाबाद के नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट है और इसी प्रिंसिपल पे कि हमसायों का पहला हक है, तो उस बुनियाद पे जो हमारी वहाँ टीमें जा रही हैं, हमारी 5 टीमें इस वक्त गवर्नमेंट भी काम कर रही है और हमारी जो बातचीत हुई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसमें हमें ये पता चला कि वहाँ पे उनके पास वैक्सीनेशन का इशू नहीं है, यानी उनके पास जो वेटरनरी मेडिसिन है वो अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स का इशू है। ठीक। तो हमने यहाँ से अपनी 10 टीमें जो हैं वो रवाना की, जो वहाँ पे जाके लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है उनके साथ मिल के काम कर रही है और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की डिस्पोजल पे होती हैं हमारी टीम्स, और फिर वो बताते हैं कि आपने फ़लाँ पॉकेट्स में जाना है और वहाँ जाके आपने लाइफ स्टॉक की वैक्सीनेशन करनी है। तो लिहाजा इस तरह रैंडम जाके तो ज़ाहिर है ये काम नहीं हो सकता ना, इसके लिए तो आपको पहले से प्लान करना पड़ता है, और वो जो प्लान होता है वो हम इलाके के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, नीड के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, या जो वहाँ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की नेटवर्किंग क्या है, हमारी अपनी नेटवर्किंग क्या है, तो वो बेसिकली कस्टमाइज़ करते हैं हम प्लान को, और हमारी कोशिश ये होती है कि उसको इफ़ेक्टिव तरीके से एक नीड बेस्ड सिस्टम के तहत हम सारा जो सर्विसेज हैं या जो गुड्स हैं उसको हम डिलीवर करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अदनान साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग फील्ड में गए हैं, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 दरिया ऐसे हैं जिनके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता, तो सतलुज और रावी, कि वो भी इस तबाही में शामिल हो जाएंगे। आप फील्ड में गए हैं, अदर देन एग्रीकल्चर कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी वहाँ भी ऐसी ज़रूरतें थीं जो कि आपने वहाँ जाकर अंदाज़ा लगाया कि ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि ये भी, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाएगी? ऐसी कौन से मसाइल हैं वहाँ पे? जी, इसमें जो एक चीज़ आ रही थी जिसका नो डाउट ये गवर्नमेंट का काम है, ये प्राइवेट कर भी नहीं सकते, कि उनके जो भी कोई रास्ते थे, चाहे वो कच्चे रास्ते थे, पक्के रास्ते थे, सैलाब जब एक फ़्लो में आया है तो आमतौर पे पहले जो जिन इलाकों में पिछले 2022 में हमने काम किया था तो वहाँ पे जो तबाही हुई थी, लेकिन उसमें ये वाला इतना मसला मैंने कम से कम नहीं देखा था कि ये सारी रोड और वो चीज़ें, क्योंकि वो एक ख़ास एरिया में पानी गया था। तो इस वाले एरिया में चूँकि ये दरिया के साथ ऐसे लंबा चला है, तो उसकी वजह से रोड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए, लोगों के ख़ास तौर पे जो कच्चे रास्ते थे वो मुतासर हुए। जो एक मसला हमें और आया था, हमारी टीमें मौजूद हैं, लेकिन वो मसला हमने भी नहीं सोचा था, वो ये है कि जो सैलाब से मुतासरा इलाके थे वहाँ से लोग अपने जानवरों को और जो भी उनके माल मवेशी थे उनको लेके अपने किसी रिश्तेदार के पास या किसी और जगह वो चले गए जहाँ पे भी वो जा सकते थे। तो ये जो वैक्सीनेशन वगैरह वाला हमारा एक टास्क है, उसमें सबसे बड़ी हर्डल जो हमें अभी तक जो हमारे कोलीग्स हैं वो बता रहे हैं कि हम उन एरियाज़ में जाते हैं तो बहुत सारे जानवर वगैरह वो वहाँ से लेके चले गए हैं, दूसरे इलाकों में चले गए हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है क्योंकि वो उन इलाकों से आए हैं, वो वहाँ पे दूसरी जगहों पे बीमारियाँ उनसे फैल सकती हैं। तो इस तवज्जो से हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी जगह पे इस तरह के जानवर मौजूद हैं जो सैलाब वाले इलाकों से इधर आए हैं तो उनकी वैक्सीनेशन लाजमी है। तो कौन सी है वो लाइफ स्टॉक वाले आपको बता देंगे, जो भी उसकी टीम मौजूद है वहाँ पे, या अगर वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर वाले मौजूद हैं उनसे रब्ता कर ले, जो भी लोकल टीम है, और उनको बताएं कि ये जानवर ये उस इलाके से आए हैं ताकि वो दूसरों में भी बीमारियाँ ना फैलें। दूसरी एक और जो चीज़ थी बिल्कुल इसके अपोजिट थी, इस तरह की जब कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो हर एक इंसान के अंदर एक खिदमत का जज्बा जागता है, तो हम सब लोग जाते हैं वहाँ पे मदद करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस मौके को ऊपर भी अपॉर्चुनिटी समझते हैं और वो उन इलाकों से जो ठीक हैं, सैलाब से मुतासर नहीं, वहाँ से माइग्रेट करके वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से यही अपील करूँगा कि ये पहले ही मुतासरा लोग हैं, इनकी मुसीबतों में, इनकी मुश्किलात में इजाफा ना करें। ये बड़ा इशू है। तो ये जानवरों के हवाले से भी उनका चारा जैसे हम पहुंचा रहे हैं वो मुतासरा लोग ही नहीं हैं, तो वो इस तरह के लोगों को, इसमें जो मदद है ना वो मकामी लोग कर सकते हैं। मकामी लोग बताएं कि यहाँ वाले जो लोग थे ये फ़लाँ जगह शिफ्ट हो गए, वहाँ वैक्सीन है। हमारी जैसे टीमें 10 टीमें मौजूद हैं तो वो अभी जा रही हैं इस तरह से, बहुत सारे सैलाब वाले इलाकों से हट के दूसरी जगह पे भी जा रहे हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे जानवर आए हैं, हम फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसे नहीं लेते उससे, वो कर रहे हैं। और इसी तरह से जब उनकी मदद चाहे राशन के मानों में है या दूसरे किसी भी तरह से है तो वो भी इसी तरह से ही हो रही है लोकल की मौजूदगी में। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि हर ज़िले से होते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी करते हैं और उनकी वजह से हमें यही फ़ायदा होता है
बाकियों की निस्बत हमारी यूनिवर्सिटी में ये एक एज हासिल है कि ये जो एरिया मुतासर हुआ है इसमें ख़ास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। वो हमें लोकल्स के हिसाब से बताते हैं ये मुतासरा है ये नहीं है। उसी से हमें ये चीज़ मालूम हुई कि बहुत सारे लोग ऐसे इलाकों से अभी वहाँ पे आए हुए हैं जो मुतासरा नहीं हैं। तो एक तो ऐसे लोगों से पहले अपील है कि खुदा के लिए आप इन इलाकों से चले जाएँ आप मुतासरा अगर नहीं हैं तो, ताकि उनकी मदद हो सके। दूसरा ये है कि जो लोग मदद के लिए जा रहे हैं वो ख़ास तौर पे लोकल्स को लाजमी इन्वॉल्व करें और उनकी मदद जहाँ आपके जानने वाले हैं वहाँ मदद करें, ताकि जो आपकी मदद है वो हकदारों तक पहुँच सके। और इसमें जो एक चीज़ डॉक्टर साहब ने ऐड की थी कि हम ये तो एग्रीकल्चर वाला मेन फोकस है हमारा, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। हम इंशाल्लाह एक ये चूँकि लंबा चलना है तो जब ये पानी वगैरह थोड़ा सा इसमें से उतर जाएगा तो कुछ एक हमारा तबका ऐसा होता है जो किसी भी तरह से इससे नहीं उठ पाता। कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई माजूर हैं, कोई बेवा औरत है, कोई बीमार है, कमाने वाला नहीं है, कुछ इस तरह के अगर लोग हैं जिनके घर खुदा न खास्ता गिर गए हैं। तो 2022 के सैलाब के जो इलाका था उसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 का टारगेट रखा था, लेकिन जितने हो सका उस टाइम में सर्दियाँ स्टार्ट हो गई थी तो फिर दूसरे भी कुछ लोगों ने निकाले तो हमने 34 घर बना के दिए ऐसे लोगों को। तो अब हमारा यही है कि इंशाल्लाह 40 से ज़्यादा इसमें भी हम बनाएंगे, लेकिन वो होंगे इसी तरह से कि जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं और वो खुद नहीं बना सकते, तो वो भी इंशाल्लाह हम इसमें करेंगे। लेकिन पहला फोकस एग्रीकल्चर है और उसके ऊपर हम जो है वो काम। जी बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर मेहर साहब की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर साहब, नुकसानात आप अगर इसका तखमीना लगाना चाहें, अब तक जानवर हों, खड़ी फसलें हों, लोगों के घर हों, रास्ते हों, आप क्या समझते हैं नुकसानात कितने हो चुके हैं? कोई इसका अंदाज़ा आज तक लगाया जा सका है अभी तक? जी, इसमें जो है सर्वेज़ अभी जारी हैं और चल रही हैं चीज़ें, और जिसमें एक प्राइमरीली जिसमें मैंने पहले बात की कि 1.3 मिलियन एकड़ जो रकबा है हमारा, उसको फसलें जिस पे लगी हुई थी तबाह हो चुकी हैं। और जिनमें हमारी जो फसलात की अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो चावल की जो है तकरीबन कोई 9 से 10% आपकी फसल जो है वो तबाह हो चुकी है। और सिमिलरली अगर हम मकई की उसमें बात करें तो वो भी कोई 5 से 6%, और इसी तरह से बाकी फसलें भी ऑलमोस्ट इस 3% पे जो है डैमेज हो चुकी हैं। तो इसमें जैसे सर ने बात पहले हमने की कि 3 मुख्तलिफ मेजर दरिया, जिनका 2 के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा गया था कि डैमेज होगा उसमें, लेकिन चूँकि पानी की क्वांटिटी इतनी थी और उसके रास्ते में जो हमारे कह लें कि फसलें ही इतनी लगी हुई थी, जिसकी वजह से डैमेज का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है। और अगर अभी भी हम इसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इसको असेस करें तो देयर आर वेज, तो इसमें हमारे पास जो बिफ़ोर एंड आफ्टर द फ्लड जो इमेजरी मौजूद है उस पर अभी एनालिसिस हम लोग किया जा रहा है कि कितना एक एरिया जो है वो अफेक्ट किया जा चुका है, और रियल टाइम जो है उसको मॉनिटर किया जा रहा है राइट नाउ। तो ये इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह ये सर्वेस के बाद जो है वो रैपिड अप्रेजल के बाद आइडियाज़ आ जाएंगे सामने कि एक्सटेंट कितना है, और ये इन सैटेलाइट इमेजरी की बेस से और टेक्नोलॉजी की यूज़ से हम असेस कर पाएंगे कि एक्चुअली डैमेज हमारा कितना है। दीज आर सम ऑफ द नंबर्स के जो अभी रियल टाइम अभी हमारे पास मौजूद आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के आखिर में मैं डॉक्टर शौकत साहब की तरफ जाऊँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुख्तसर कोई पैगाम इस मौके पर कौम को देना चाहें अपनी एफर्ट्स की रोशनी में कि वो क्या कौम को क्या करना चाहिए। देखिए, गुजारिश ये है कि 22 में भी ये फ्लड आया, उससे पहले भी ये फ्लड आते रहे हैं, अभी 2025 है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो इस तरह की तबाही होती है इससे हमें सीखना चाहिए। और ये सारी दुनिया में ये फ्लड आते रहे हैं। आजकल इसकी हॉलैंड की एग्जांपल दी जा रही है कि वहाँ बहुत फ्लड आते थे और अब उन्होंने सीख लिया है कि इसके साथ लिव कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, और अब वहाँ उस तरह की तबाही नहीं होती जिस तरह से कि पहले हुआ करती थी। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि 52 के स्लब की फ़्लड की हम बात सुनते हैं, फिर हम उसमें 70s में आ जाते हैं, फिर हम 88 के फ़्लड की बात करते हैं, उसके बाद फिर कितने फ़्लड आए। लिहाजा मैं समझता हूँ इसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो अगर हम अपना लें तो उसमें को बहुत बड़ा बजट भी इन्वॉल्व नहीं है, और उससे हम एक तो ये है कि जो दरियाओं का जो बंद बने हुए हैं, जो पेट है दरियाओं का जिसको हम कहते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल किनारे से कोई 1 किलोमीटर तक का फासला जिसके बाहर बंद बने हुए हैं, बंद के अंदर किसी किस्म की आबादी नहीं होनी चाहिए। मतलब इस चीज़ को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से इसको कर सकती है। और वहाँ पे हमने देखा है कि दरियाओं के साथ साथ लोगों का जो ज़्यादातर जो लाइफ स्टॉक के हवाले से वो भैंसें रखी हुई हैं,
जानवर रखे हुए हैं, तो उसको हम चरागाह बना सकते हैं। इस पूरे मतलब बेल्ट को चरागाह बना सकते हैं। जिस तरह से पुराने ज़माने में बेले होते थे, तो हम वहाँ उसको कोई चारा, कोई घास, कोई इस तरह की बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो हम फार्मर्स को दे सकते हैं, और उनसे फिर वहाँ एक चरागाह बन सकती है और जानवर जो हैं वहाँ जाके चरें, पहले भी ऐसे ही होता है, और वहाँ से वापस आ जाएं। ठीक, मतलब मैं समझता हूँ कि ये दो चीज़ें अगर हम कर लें तो इतना बड़ा जो एक डिज़ास्टर होता है इससे हम निकल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि 50% 60% तक इससे बचत हो जाएगी, क्योंकि हमने ये देखा है ज़्यादा तबाही वहीं पे हुई है जहाँ लोग बंद के अंदर जाके आबाद हो गए थे। एक तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए, और दूसरा उसमें ये है कि हमें इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए गवर्नमेंट को। मैं समझता हूँ कि जो बंद बनाए गए हैं, अब देखें ना जिस तरह से साउथ पंजाब में अब लोग सोच ही नहीं रहे थे कि उधर पानी आ जाएगा, और टूट गए हैं बंद, और लोग सो रहे थे, पानी ने घेर लिया उनको आके। ठीक है ना, तो ये भी मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर दोनों चीज़ें हम कर लें, और ज़ाहिर है तीसरा उसमें यह है कि जो हमारे हमसाया मुल्क हैं उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए कि वाटर डिस्चार्ज के हवाले से, ताकि उसको मैनेज किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि हम इससे हमें बैसियत कौम, हमें इससे लेसन लर्न करना चाहिए, और हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर आइंदा इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसमें इस तरह से हम उसको मैनेज करें कि इतनी बड़ी तबाही ना आए। बहुत शुक्रिया। मैं आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक तो जो आपने काम अमली किया है वो भी हमारे लिए बहुत फ़ख्र का बायस है और काबिल तहसीन है, और दूसरा जो आपने हमारी रहनुमाई की है, जो पॉइंट्स आप लोगों ने उठाए हैं, वो अगर उसके ऊपर गौर किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा इसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। जैसे कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बहुत तफसील के साथ हमें ये बताया है कि तबाही की मिकदार बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये किसी एक दरिया की तबाही नहीं है, इसमें दो दरिया ऐसे भी शामिल हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये भी इतना ज़्यादा पानी लाएंगे कि इसको संभाला ना जा सके। दूसरी बात ये है कि इस तबाही के मौके पर हमें एज़ ए कौम, एज़ ए नेशन हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमें हर किस्म की सियासत को 2 मिनट के लिए साइड पर रख देना चाहिए और एज़ ए नेशन हम सामने आएँ। यहाँ पे ये देखा जा रहा है इस मौके पे कि बहुत से लोग इस बात का फ़ैसला करने में मसरूफ़ हैं कि ये अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह की सज़ा है। ये इन दोनों में से हमें किसी बात का फ़ैसला नहीं करना चाहिए, इस बात को अल्लाह पे छोड़ दें। और जो लोग बच गए हैं उनके लिए हमें ये समझना चाहिए कि वो अल्लाह ताला की रहमत की वजह से बचे हैं। शायद अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए बचाया है कि जो लोग इससे अफेक्ट हुए हैं हम जाकर उनकी मदद करें। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्होंने ये बताया है कि फ़ील्ड के अंदर जो मुश्किलात हैं मीडिया उसको कवर नहीं कर सक रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी एबिलिटी से ज़्यादा, मैं रिपीट करके कहता हूँ, अपनी एबिलिटी से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि इन तमाम लोगों को जल्द अज़ जल्द इमदाद और हर किस्म की सहूलत पहुँचाई जाए। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये किसी एक महकमे या चंद अफराद का काम नहीं है। तबाही की मिकदार बहुत बड़ी है। अगर हम किसी भी फील्ड में माहिर हैं, हमारी कोई भी एक्सपर्टी है, हमें चाहिए कि हम किसी मुस्तनद टीम का हिस्सा बने, ना कि ख़ुद वहाँ पहुँच जाएँ। और मुखय्यर हज़रात जिनके पास पैसा है, पैसा अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ही वक्त के लिए दिया था। ऐसा भी हो सकता था कि आप इस सैलाब में बैठे होते और वो लोग इस पैसे पर काबज़ होते। अपने पैसे का रुख उस तरफ मोड़ें जहाँ पे ज़रूरत है, और ये वो वक्त है जो कि आपकी आखिरत को संभालने के लिए बहुत अजीम है। इस पैगाम के साथ कि हम इस तबाही का मुकाबला एक कौम बन के करेंगे, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने अज़ीज़ वक़ारब, अपने दोस्तों, सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए मौज़ू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।